नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जंगल में एक छोटा सा कीड़ा, एक बड़ा सा शेर और सूरज की रोशनी, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? असल में ये सब ऊर्जा के एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। आज हम इसी धागे को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही जरूरी है। तो अपने इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, फिर मिलेंगे ऊर्जा के खेल के मेन प्लेयर्स से और समझेंगे कि ये ऊर्जा आखिर किस रास्ते से गुजरती है। उसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा के पिरामिड को और जानेंगे उस एक जरूरी नियम के बारे में जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से सबसे खास पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह समझने से पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जिस पर यह पूरा खेल होता है, और वो स्टेज है हमारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो आखिर ये पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? इसे आप एक ऐसे समुदाय की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई जंगल है या कोई तालाब, जहां पौधे और जानवर जैसी जीवित चीजें पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी जैसी निर्जीव चीजों के साथ मिलकर रहती हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और लगातार ऊर्जा का लेन देन करते रहते हैं। इसे देखने का एक और आसान तरीका है ये सिंपल सा फॉर्मूला। जब जीवित और निर्जीव घटक एक साथ काम करते हैं तो हमें मिलता है एक स्वस्थ, काम करता हुआ पारिस्थितिक तंत्र। मतलब ये पूरा एक टीम वर्क जैसा है। अच्छा, अब यहां एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए। ये नाम याद रखना है, अर्नेस्ट हेकेल। परीक्षाओं में यह सवाल बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ऊर्जा के इस खेल के मुख्य खिलाड़ी हैं कौन। चलिए अब उन किरदारों से मिलते हैं जो पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी को मैनेज करने का काम करते हैं। यहां 3 मेन रोल हैं। सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, जैसे हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, जो ऊर्जा के लिए दूसरों को खाते हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी उपभोक्ता होते हैं। और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और कवक, जो मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि ये चक्र हमेशा चलता रहे। ऊर्जा कभी एक जगह पर टिकी नहीं रहती, ये खास रास्तों से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे तय होता है। ये देखिए, ये खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का एक क्लासिक उदाहरण है। ऊर्जा घास से शुरू होती है, जिसे टिड्डा खाता है, फिर मेंढक टिड्डे को खा लेता है, सांप मेंढक को और आखिर में बाज सांप को। ये क्या है? ये ऊर्जा का एक सीधी लाइन में प्रवाह है। अब ये एक बहुत ही जरूरी शब्द है। खाद्य श्रृंखला के हर एक स्टेप को पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में घास पहला पोषी स्तर है, उसे खाने वाला टिड्डा दूसरा, और इसी तरह ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें आगे ऊर्जा पिरामिड समझने में मदद करेगा। असल में प्रकृति में चीजें इतनी सीधी लाइन में नहीं चलती। एक खाद्य जाल यानी फूड वेब कई फूड चेन्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क होता है, और यही इकोसिस्टम को ज्यादा स्थिरता देता है, क्योंकि अगर खाने का एक सोर्स गायब हो जाए तो किसी भी जीव के पास खाने के लिए दूसरे ऑप्शन मौजूद रहते हैं। चलिए अब इस सारी ऊर्जा को एक तस्वीर की तरह देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमें किसी भी इकोसिस्टम की ऊर्जा वाली संरचना को समझने में मदद करता है। देखिए, पिरामिड का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, जहां उत्पादक होते हैं और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी वहीं होती है। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं, हर लेवल पर ऊर्जा कम होती जाती है और सबसे ऊपर बैठे उपभोक्ताओं के लिए सबसे कम ऊर्जा बचती है। तो सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? वजह यह है कि हर जीव अपनी जिंदगी की प्रक्रियाओं में, जैसे सांस लेने और चलने फिरने में ज्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेता है। ये ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है और अगले लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती। और बस यही बात हमें ऊर्जा प्रवाह के सबसे महत्वपूर्ण नियम पर ले आती है, जो परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। तो नियम जानने से पहले एक पल के लिए बस सोचिए, अगर हर जीव अपनी ज्यादातर ऊर्जा खुद इस्तेमाल कर लेता है या गर्मी के रूप में खो देता है, तो आखिर अगले लेवल तक कितनी ऊर्जा पहुंच पाती होगी? क्या लगता है? जवाब है सिर्फ 10%। जी हाँ, सिर्फ 10%। ये सुनने में बहुत कम लगता है ना, लेकिन प्रकृति में इसके बहुत गहरे मतलब हैं।
तो यही है वो मशहूर 10% का नियम जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। अब देखिए, अर्नेस्ट हेगल के बाद ये दूसरा नाम है जो परीक्षा के लिए जरूर याद रखना है। ये नियम बस इतना कहता है कि एक लेवल से अगले लेवल पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी की 90% नष्ट हो जाती है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मान लीजिए पौधों के पास 1000 जूल ऊर्जा है, तो उन्हें खाने वाले शाकाहारियों को सिर्फ 100 जूल ही मिलेगी। फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारियों को सिर्फ 10 जूल और सबसे ऊपर वाले मांसाहारियों को तो बस 1 जूल ऊर्जा ही मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा में कितनी भारी गिरावट आ रही है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि ये सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए, कुछ सबसे जरूरी सवालों को जल्दी से देखते हैं। 10% का नियम किसने दिया? रेमंड लिंडमैन ने। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूरज। पोषी स्तर क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की पोजीशन। और कौन ज्यादा स्थिर है, फूड चेन या फूड वेब? हमेशा फूड वेब। और अब हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हर कदम पर 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये हमें फूड चेन की लंबाई के बारे में क्या बताता है? असल में यही वजह है कि खाद्य श्रृंखलाएं कभी भी बहुत लंबी नहीं होती। कुछ ही लेवल के बाद सबसे ऊपर वाले शिकारी के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है। ये प्रकृति के काम करने के तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है।